नमस्कार दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आप नॉन हिंदू हैं, आप हिंदू नहीं हैं, ठीक है, और आपको जब रामायण या फिर महाभारत आपको पढ़ने में कहा जाए या फिर गीता को आपको पढ़ाने में कहा जाए, पढ़ने के लिए कहा जाए, तो अगर आप एक नॉन हिंदू है, मान लीजिए कि मुस्लिम है, तो आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि जिससे आपको उस चीज़ में रुचि नहीं आएगी या फिर आप नफरत ही करोगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने पढ़ लिया, जैसे कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं, विल स्मिथ हो गए, उसके अलावा हॉलीवुड की कई सारी पर्सनालिटी है। मैंने पिछले दिनों वन डीजल का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अगर किसी भी कार्य को करने के लिए आपको डिटेच होना पड़ेगा, आप ऐसा मत सोचिए कि ये काम करने के बाद मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, डिटेच होकर काम करो, जैसे कृष्ण ने यहाँ पर समझाया था अर्जुन को। तो कहने का मतलब ये है कि महाभारत जो है ना, वो मतलब ऐसा भी नहीं आ रहा है कि इस चीज़ में अब चेंज होना चाहिए। अगर आप गीता के उपदेशों की बात करो तो ऐसा बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है कि हाँ ये 50 पॉइंट कहे गए हैं गीता में, उसमें 5 पॉइंट में हमको यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे, मतलब आज भी वो इतनी ही रिलेवेंट है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं तसनीफ हैदर भाई, और मैं बातचीत आज शुरू करूंगा कि आपने अमृता प्रीतम के, किशन चंद्र के, राजेंद्र सिंह बेदी के, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात महाभारत का एक पूरे का पूरा सिलसिला ऑडियो में लगाया है। महाभारत से हम बातचीत शुरू करेंगे इसलिए कि ये जो कथा है ये तमाम लोगों के लिए जो उस रीजन में बसते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर इसको हमने एक बिल्कुल हिंदू और नॉन हिंदू इशू बना दिया। ये वैसे ही इतनी पावरफुल कथा है, तो इस कथा को जब आपने ऑडियो बुक्स की सूरत में लगाया तो क्या आपके जहन में आइडिया था? जी बिल्कुल। असल में हिंदुस्तान की ये जितनी भी मतलब इस तरह की जो असातीरी दास्तानें हैं ख़ास तौर पर, और जिनका जाहिर है कि बहुत हद तक सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत भी तस्लीम की गई है। मैं इस बात को कहूँगा ताहिर साहब कि हमने न सिर्फ महाभारत, इसके अलावा आसान अल्फाज में हमने गीता को भी अपलोड किया है, और साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए रामायण भी उसका तर्जुमा जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है, उसका हमने तर्जुमा आसान उर्दू में उसको भी अपलोड किया है। ताकि ये हम चाहते हैं कि जो रिवायती जो मतलब जो कथा, जैसा कि आपने कहा, इस तरह की जो कथाएं हैं, इस तरह असल में इन्हें कहना चाहिए कि इसी से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने आती रहनी चाहिए, और उनको जाहिर है कि वो उसको सुने, आज के दौर से कनेक्ट करें, और उस जाने कि हमारे यहाँ किस तरह से अच्छाई और बुराई की जो किस किस्म की जो जंगें जो हैं वो उस तरह से रही हैं, और उसमें क्या अखलाकियात तय की गई थी। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि महाभारत है, ये है, और इस तरह की दूसरी भी जो पुरानी हिंदुस्तान की मिट्टी की दास्तानें हैं जो है वो ऑडियो की सूरत में किया। देखिए तस्नीर भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो पूरी की पूरी दास्तानें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस हवाले से ही नहीं है कि कोई रिलीजियस हैं, बल्कि इस हवाले से भी है कि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो भारत की हिस्ट्री है उसमें महाभारत की बात समझे बगैर हम भारत की हिस्ट्री को समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि मतलब हमारे यहाँ एक इस तरह का, ख़ास तौर पे हम ज़्यादातर जो अपने यहाँ तालीम देते हैं वो गैर हिंदुस्तानी तालीमात ज़्यादा हैं, और आज के दौर में तो ख़ास तौर पे हम जानते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह का जो माइथोलॉजिकल लिटरेचर है उसकी क्या अहमियत है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि जाने बगैर, जैसा कि आपने कहा, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की रूह को समझ पाएं, हिंदुस्तान की जहनियत को समझ पाएं, हिंदुस्तान की तय की हुई पुरानी अखलाकियात को समझ पाएं, क्योंकि उसमें इतनी नादर किताबें हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं। और उसमें जब महाभारत है, अमृता प्रीतम है, जब उसमें तमाम बड़े बड़े नामी गिरामी
भारतीय राइटर्स हैं। जब अब्दुल्ला हुसैन की बात होगी तो वो ज़ाहिर है कहा जाएगा कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, तो पाकिस्तान ख़ुद भी तो भारत ही है ना। और जो उनका नावल उदास नस्लें, वो तो है ही भारत की हिस्ट्री, जो रीसेंट भारत है उसकी हिस्ट्री है। और आपने इतनी बेशुमार नादर किताबें लगाई हैं, तो इससे जो इस वक्त की भारत की एक तरह से नई रिवाइवलिज्म की बातचीत चल रही है, मैं इसे आपको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटीज़ है वो फील करते हैं कि वो लेफ़्ट आउट रह गए। तो आप तो उनको लेफ़्ट आउट नहीं रख रहे, आप तो अपनी अदबी दुनिया में बग़ैर ये सोचे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, आप जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको रख रहे हैं। तो अदबी दुनिया की अहमियत इस हवाले से क्या बनती है, इस हारमोनी में, इस नए अहद में, जब हमारे हिंदू बहन भाई ये सोचते हैं कि वो साल साल से लेफ़्ट आउट हैं लिटरेचर की दुनिया में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की दुनिया में, तो आप तो उनको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ला रहे हैं। इस पर ज़रा बातचीत कीजिए। ताहिर साहब, मैं दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। आपने जो बातें कही हैं उनमें दो मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। अव्वल तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो निहायत अदबी बुनियादों पे है, और उनमें सियासी तौर पे वैसे तो कोई उसका वो नहीं है, मकसद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह का लिटरेचर सामने आए जो एक तरह की हारमोनी क्रिएट करे। तो आप सोचिए कि एक मतलब मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, तो एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मेरी कम्युनिटी से गलती हुई है, और वो गलती पार्टीशन की मांग की है। हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, किसी हाल में नहीं होना चाहिए था। वो एक बहुत ही गलत डिसीजन था। उसका नुकसान जो बाद में हुआ वहां पे, उसमें मैं आपको मतलब एक बहुत सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक जो बड़ा नुकसान है वो वहाँ की जो वो उन कम्युनिटीज का हुआ है जो वहाँ पे माइनॉरिटी में थी खासतौर पर। और हमने खालिद तूर का ईरावती अफसाना जो हमने अपलोड भी किया हुआ है इस पर दुनिया पे, उसमें हमने देखा कि हिंदुओं के साथ वहाँ क्या होता है कि खासतौर पर उनको ये तक इजाजत नहीं है कि वो मूर्तियां तक रख सकें अपने मंदिरों में। और ये किसी और ने नहीं, खुद मुसलमान अफसाना निगारों ने ये सब कहानियां लिखी हैं। और खुद वहाँ के आप जब ऐसे लोगों को पढ़ते हैं, तो खैर ये मैं कहना चाह रहा हूँ और ये करना चाह रहा हूँ कि जब तक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि पार्टीशन एक गलती थी, और इस बात को मानेंगे नहीं कि भाई ये हमसे ये हुआ है, हमारे ही हम मजहबों से हुआ है, तो अगर ये इस तरह की गलती हुई है तो इसको अब हम तो जाके तारीख में तो बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम हमें अपने हिंदू भाइयों को इस बात का एहसास दिलाना है कि भाई हम आपके किसी भी तौर पे हम आप अपने पूर्वजों अपने बाप दादाओं जैसी सोच नहीं रखते हैं। तो हमारा जो मामला है ये हम नए हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। हम एक हमारा जो मामला है, हम ये समझते हैं कि जिस अखंड भारत में आपका यकीन है उसमें हमारा भी यकीन है। ये कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें शामिल किया जाए, रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त वो। और जो बाइडन आपको बताया जब अमेरिका की इतनी बड़ी जो बाइडन हमें राब्ता नहीं करता हमसे, हमारी पॉलिसी है क्या, संजीदगी से मैं समझना चाह रहा हूं। अफगान इशू पे, अमेरिका के ऊपर सारी, और चाइना, हमारी पॉलिसी क्या है। एक चीज क्लियर है कि आइसोलेशन में जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने किया या उन्होंने किया उसको छोड़ रहे हैं, आइसोलेशन में है। मतलब एक होती है ना कश्ती जब भंवर में फंस जाए ना, तो ये इल्जाम लगाना कि इसकी वजह से उसकी वजह से, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम ये होता है कि वो भंवर में फंस गई है। अब हम भंवर में फंस चुके। ना अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका इस मामले में ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है। दयामर इशू के ऊपर चाइना का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के 74 साल में पहली मरतबा। तो ये बेसिकली क्राइसिस है बहुत बड़ा कि यहाँ हम डोमेस्टिकली इतने बुरी तरह आपस में लड़ रहे हैं, और बाहर से दुश्मन हमें चाहता भी यही है कि हम इसी तरह लड़ते रहें। आप ये देखें कि इंडिया की, चाहे हम बड़े खुश हों अपने तय के जी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ज़ाया हो गई, लेकिन वो अफगान हुकूमत ज़ुबान किसकी बोल रही है? आप अमेरिका कहें, आप इंडिया कहें, वो सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सलामती कौंसिल में हमारे साथ रशिया और चाइना मौजूद थे, ना तो हम उनके जरिए अपना टाइम करवा सके, लेकिन चीनी मंदूब कह रहे हैं कि जी उनको वहाँ अफगानिस्तान के अंदर से एक ऐसी मूवमेंट नज़र आ रही है जो उनके खिलाफ सिंकियांग में इस्तेमाल हो रही है और हो सकती है।
कि हर मुल्क जहां हम इतना राग अलापते हैं कि जी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान का अमन है, और हम चलते हैं, और वो हमें कोई ऐसी गंदी जुबान और गाली नहीं है जो दुनिया के हर फोरम पे इंडिया नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है। ये इसको आप फेलियर कह रहे हैं, हमारा सफारती फेलियर कह रहे हैं, या जो भी कह लें, कि हम इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारी से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस सिनारियो में तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सके। हम यहाँ बैठ के शाह महमूद कुरैशी साहब जितने मर्जी मीडिया टॉक कर लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है जनाब? इसको कौन सी खारजा पॉलिसी आप कहेंगे? भारत का तो असर रसूख वैसे ही आ गया ना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में वो शामिल है, तो क्या एस्टोनिया और दीगर जो ममालिक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, उसके अलावा नॉर्वे है, क्या भारत के उनसे ताल्लुकात नहीं है? क्या भारत के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं है? क्या हमने रशिया को और चाइना को बिल्कुल जूते की नोक में नहीं रखा हुआ? क्या हम उनसे बात नहीं कर सकते? हमने कुछ नहीं किया। हमारी ये कमजोर खारजा पॉलिसी है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आप कहते हैं कि जी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर आप क्यों वो कह रहे हैं कि हमें इंतजार है उस फोन का, उस फोन कॉल का, कि कब वो फोन बजेगी, कब घंटी बजे कि जिसमें जो बाइडेन से ये बात हेलो कर सके। दूसरे नहीं चाह रहे हैं हमारे साथ, मसला यही है, सबसे बड़ा मसला। अफगानिस्तान नहीं चाह रहा हमारे साथ रिलेशन मजबूत करना। अच्छा, अगर पाकिस्तान तल्लुकात ठीक करना चाहता है तो फिर बढ़ के मारना बंद करे। जितने जो कि हम हैं हमें पता है, माफी मांग लें। नहीं, मुझे एक सेकंड ना, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान पर कभी इस तरह हालात बने थे पाकिस्तान के कि दुनिया में पाकिस्तान तनहा रह जाए? उस चाइना को आप सी पैक रोल बैक करके वो ईरान से नया मायदा कर ले, और आप मुझे ये भाषण दे रहे हो कि मेरा वो सुन नहीं रहा फोन, एक सेकंड बीबी, वो सुन नहीं रहा फोन कॉल, और इससे पहले कि आप मुझे ये हदायत करें कि आपकी बात सुनने के लिए वाजपेयी जो था वो मीनार पाकिस्तान आ गया था, और मोदी जो है वो आपके घर आ गया था। ओ भाई, कोई मीनार पाकिस्तान आया है, कोई घर आया है, मगर मकबूजा कश्मीर पर इस तरह किसी ने कब्जा तो नहीं किया आपके दौर में जिस तरह कब्जा हो गया। इंडिया आपको तोड़ने पे, तो मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है, कर रहा है ये जो वाक़या है, जो कल कोयटा का भी वाक़या हुआ, कोयटा का और वाक़यात हो रहे हैं, अभी अंदेशा है और वाक़यात होंगे। और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है। क्या इतना कहना ही काफी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है? और उनका अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके टीटीपी, बीएलए और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए, वो इकोनॉमिक कोलैप्स के जरिए अचीव कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले 10 सालों में पाकिस्तान जितना फंसा है ना, मैंने उनको कभी इतना फंसा हुआ दिखा नहीं। बहुत आराम से प्ले किया करते थे 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद इतनी बुरी तरीके से फंसे, और जो इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिलता था वो भी अब बंद हो चुका है। खास करके पहले क्या हुआ करता था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती थी तो हम जो है वो यूएन में, अमेरिका के अंदर या फिर इस सारे कंट्रीज़ को हम इसकी कंप्लेंट किया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि ये सारे कंट्रीज सुन के भी ना सुना करते थे, क्योंकि उनका सपोर्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली था। ये बात अलग है, कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई क्यों सपोर्ट था। लेकिन 2014 से मोदी ने पूरी दुनिया को रियलाइज़ ये करवाया है कि भाई जो आप ये कर रहे हो ना, आपकी सबसे पहली रूट वाली प्रॉब्लम यही है कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप इंडिया को सपोर्ट करोगे तो आपको जितना सपोर्ट होगा उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। और अब दिक्कत ये है कि ये सारे कंट्रीज उनकी सुनते नहीं है, तो जो बेस सपोर्ट मिलता था ना पाकिस्तान को, सपोर्ट पूरी तरीके से छीन चुका है। और अब इंडिया खुल के बजाता है पाकिस्तान की, चाहे कोई आतंकवादी हमला हो तो उसका जो रिप्लाई करना हो। पहले कभी ऐसा हमने सुना नहीं, ना ही देखा, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो पाकिस्तान को झंझोड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया आपको तोड़ने पे, तो मुल्क में दहशतगर्दी करने पे तुला हुआ है, कर रहा है ये जो वाक़या है, जो कल कोयटा का भी वाक़या हुआ, कोयटा का और वाक़यात हो रहे हैं, अभी अंदेशा है और वाक़यात होंगे। और अमेरिका जो है आपकी दुश्मनी पे तुल गया है।
अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रहा है। अपने पीछे कुछ सेटलमेंट तो छोड़ के जाता। नहीं, सेटलमेंट वो पिछली दफा जब उन्होंने किया, उन्होंने 65 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने 71 में हमारे साथ क्या किया था, उन्होंने कैरी लोगर बिल वो किस लिए लेके आए थे, कितनी दफा उन्होंने हमारी मदद बंद की, और ये वो हमें खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम में से और चीन में से एक इंतखाब करो। इसका क्या मतलब है? हम कोई गुलाम हैं कि चीन का हम में से हम किसी का इंतखाब नहीं करते, आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो ये क्या धमकी आमेज रवैया है कि भाई चीन को छोड़ दो, चीन को छोड़ दें, यानी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए उस इंडिया के जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, हम चीन को छोड़ दें। उन्होंने अभी इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन के ऊपर बात कर दी कि जी यहाँ पे भी ड्रोन उड़ रहा है और खतरा है। हाई कमीशन के अंदर ड्रोन उड़ा के क्या करना था? उसकी ड्रोन तो तस्वीरें बनाने के लिए होता है, उसके अंदर ये कि मुझे खिदमत, ये जो लाहौर का वाकया है, ये जो कि ट्रेस हो गया है, पूरा ग्रुप पकड़ा गया है, तो अब ये इंडियन मीडिया पे तो कोई भी चीज़ जो वो चलाना चाहे वो चला, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं है। यानी अमेरिका ने तो आज कमाल कर दिया कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी है, कहा कि बच्चों को, तुर्की पे भी लगा दी है, बच्चों को फौज में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कौन से बच्चों को इस्तेमाल करते हैं? $85 बिलियन का लेन देन है चीन का और इंडिया का, इतनी कशीदगी है, फौजें सरहद पे खड़ी हैं, बाद लोग कह रहे हैं जंग हो सकती है, मेरा तो नहीं ख्याल जंग होगी। अगर आप अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप पेश नज़र रखें तो आपको क्या नजर क्या आता है? क्या इतना कहना ही काफी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की जुबान बोल रहा है, हिंदुस्तान की बात कर रहा है? देखिए नसरुल्ला, जब 2001 में अमेरिकन अफगानिस्तान आए थे उस वक्त उनका स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या था? वो क्यों सबसे पहले उन्होंने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में दाखिल हुए? उस वक्त जो बड़े बड़े उनके ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना था, एक कंटेनमेंट ऑफ रशिया था, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग एसेट्स थे, और सबसे बड़ा उसमें ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना। 2005 में CIA की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा था कि 2015 तक पाकिस्तान के नक्शे हम तब्दील कर देंगे। और आपको याद होगा ये वो टाइम था कि जब मुशर्रफ को निकाल कर इन्होंने डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लाई थी, और TTP इस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही थी, कराची में अर्बन वॉर थी, BLA एक्टिवेट हो चुकी थी कि उस वक्त GHQ के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स को शहीद किया जा रहा था, और पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म पहन के GHQ में नहीं जा सकती थी। टिल्ट नजर आता है हमें अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ, इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, टिल्ट तो है, वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है इनका 21वीं सदी का पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। CPEC को रोकना हो या चाइनीज एक्सपेंशन को रोकना हो, या चाइना को उन्होंने रूट्स, जो अल्टरनेट रूट हमारी जमीन से जा रहे हैं, वो सब इंडियंस और अमेरिकन के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। सो वो तो बड़ा ग्लोबल इंटरेस्ट है, अलायंस है इनका जो रहेगा, और उनका अलायंस इस बात की तरफ कंप्लीटली एग्री करता है कि पाकिस्तान को डिसफंक्शनल किया जाए। ये अब इकोनॉमिक एक्सेस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगले चंद माह में इकोनॉमिक कोलैप्स पाकिस्तान में इतना बड़ा आ जाएगा कि जो ये अचीव नहीं कर सके TTP, BLA और अर्बन इंसर्जेंसी के जरिए, वो इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए अचीव कर लेंगे। सो दे थिंक दे हैव अबाउट 6 months इन अहेड ऑफ देम, लेकिन अब यही वो टाइम। लेकिन क्या कहा अंदेशा है जंग का? वैसे पता कोई नहीं होता, क्योंकि मतलब ये तो शुरू हो जाए फिर इख्तिताम का अंजाम का अंदाजा कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रेड नहीं बंद हो रही इसलिए कि चीनियों को तो नुकसान होगा, उनकी ज़्यादा है एक्सपोर्ट। वो फैटफ में ये वहाँ बात ज़र बहस आई कि भाई 27 में से 26 नुकात पूरे कर दिए। दुनिया के कितने ममालिक हैं जिन्होंने आधी कंप्लायंस की है, मगर उनका ना उसमें से आपको फैटफ में से नहीं। IMF प्रेशर डाल रहा है आपके ऊपर, और माशी मसाइल तो पैदा होंगे। टेलीविजन पे बहस हो रही है एक और मुसलमानों के बारे में जो कभी नहीं की इन्होंने, बाकायदा कभी नहीं, अब कभी इनको याद नहीं आया। अब अमेरिका नाराज हो गया है और अमेरिका कह रहा है तो इन्हें याद आया गौर मुसलमान। तो अच्छा सर, मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देखिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था,
अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं, उनका उसी लिहाज से जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, सिंपल है एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि इंडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और उसके अलावा बात हो रही है कि इंडिया के जो लोग हैं वो आईटी के एक्सपर्ट बन रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में छा रहे हैं। और आप कह सकते हो कि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इंडियंस छोड़ दे तो ये कंपनियाँ बैठ जाएगी, उनकी शेयर प्राइसेस नीचे हो जाएगी। और अगर वही पाकिस्तान की बात करें तो करप्शन करने में से बाहर नहीं आते। अब इंडिया की बात करते हो तो आप सबको पता है, कोई रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कई सारी और कंपनीज है जैसे यूट्यूब हो गया, उसके अलावा ट्विटर हो गया जिसको एक्स बोलते हैं। इन सारी कंपनीज को छोटे बड़े लेवल पर यहाँ पर ऑपरेट सिर्फ इंडिया नहीं करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करो तो बहुत सारे मौके मिले हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भर भर के बिलियंस ऑफ डॉलर उनको दिए, लेकिन आखिर हुआ क्या? वही करप्शन। पहले आर्मी के लोगों ने करप्शन की, उसमें जो पैसे बचे उस पर वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने करप्शन की, मतलब पॉलिटिशियंस ने करप्शन की, और जो थोड़ा ज़्यादा पैसा बचा था वो जनता के सामने रखा गया, उनकी मतलब की जो सुविधाएं दी गई। अब ये सारा पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मतलब स्पेंड किया गया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता पाकिस्तान को, जो भी देखना पड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो अच्छा सर, मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉबिंग है, दोनों मुल्कों के गो के खमीर एक ही मिट्टी से, एक ही सरजमीन से, रंग नस्ल, मतलब देख लिए ना, सिर्फ जुबान भी इतनी मिलती जुलती, सिर्फ ये कि अकायद का फर्क, मजहब का फर्क, बाकी तो इसके बावजूद क्या जमहूरियत के वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हाल रहा, और एजुकेशन को कहा जाता है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप जानते हैं कैसा रहा। आप समझते हैं कि ये दो सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं जो आखिरी पॉइंट पे आ रहा था, अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं, उनका उसी लिहाज से जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में। फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग्स इतनी आला, ये सब कुछ बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में, हम जानते हैं। और फिर मुआशरत का भी सर, वो साजिद साहब, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगी कि उनका जो माइंडसेट है वो दूसरों को एक्सेप्ट करने का है। हमारा माइंडसेट तो, हम तो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत सारी चीजों को बुरा कहते हैं, अभी तक हम उन चीजों से नहीं निकल पाए, जबकि वो इसको, तो ये सब चीजें इसमें करती हैं। लेकिन इसी के तनाजुर में अगर हम देखें इस वक्त, आप जानते हैं कि वेंडी शर्मन ने कुछ इस तरह की बात की, तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, वहां पे कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान जहां खड़ा था, मैं कहता हूँ कुछ फिट पीछे ही गया होगा, आगे उसने क्या जाना है। पाकिस्तान में हमारा एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी आप गूगल करें तो न्यूयॉर्क की है, एक काउंसलमैन नहीं है, काउंसलर तक नहीं आपका वहां पे, तो ये किसने फिक्स करना है? और इंडिया के काउंसलर्स होंगे, मतलब काफी बड़ी तादाद वहां पे इंडियंस की होगी। इंडियन है न्यूयॉर्क से, मैं लेडी देयर आई मेट हर, शी इज अ लॉयर अटर्नी, आई फॉरगॉट हर नेम, काउंसलर भी है, और 5 कांग्रेसमैन है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, निक्की हेली आ गया, शी इज अ सिख इंडियन, वो आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, भाभी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, और कई यहाँ पे फिर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डॉलर कमाते हैं, हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी,
सारी खत्म हो गई हैं स्वाय मोदी जी। मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ। जिस तरह उनको कहा जाता है कि हिंदुत्व का आइडिया, जिस तरह से वो कहते हैं बर्मा भी लेंगे हम, नेपाल भी लेंगे हम, भूटान भी लेंगे, पाकिस्तान भी लेंगे, मेरा अफगानिस्तान भी लेंगे। मेरा मकसद एक कॉन्सेप्ट देखें 21वीं सदी में मोदी साहब ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली एक ऐसी चीज दिखाई। और मैं हैरान होता हूं कि मेरे कई दोस्त इंडियन हिंदू जो है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि एक चाय वाला है जी वो भगवान बन गया है। उसने किस तरह इंडिया को, हालांकि इकोनॉमी उसकी तबाह हो चुकी है इंडिया की। अब उसके बाद जो $80 बिलियन का असला वहां छोड़ के आए हैं, वो कोई नुमाइश पे थोड़ी रखना है उन्होंने, वो तो चलेगा ना भाई। अगर वो चलेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान भी रगड़ा खाएगा। लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है कि वहां पे खाना जंगी हो और उसमें चाइना इन्वॉल्व हो, या चाइना के पड़ोस में वह एक ऐसा तसादम बने ताकि उसकी इकोनॉमी को ब्रेकें लगे। अब वो दो चीजों का इंटरेस्ट है उनका, एक अमेरिका का भी ये इंटरेस्ट है और इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है। तभी तो वो कह के आई है वहां पे कि वन माइंड वन अप्रोच ऑन अफगानिस्तान। और वन माइंड अप्रोच को मैंने डिफाइन आपको कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, दोनों पार्टियां उसमें इंटरेस्टेड है। अब पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान अपने डॉलरों की बारिश में रहा है। तो पाकिस्तान में तो अंदर आप कहते हैं ना कि जो भी बात होती है वो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है बात। वहां पे तो इंटरेस्ट, वहां पे तो नेशनलिज्म है नहीं है। मैं समझता हूं मेरे लिए इतनी ज्यादा शर्मिंदगी थी अगले दिन कि पाकिस्तान अब कहां खड़ा है, तोशा खाना पे खड़ा है, एक्सटेंशन पे खड़ा नैब की। और दूसरी मुझे सबसे ज्यादा अफसोस बात ये हुई अगले दिन, आपके ISI के चीफ चेंज हुए हैं और वो इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान की जिसके हद को नहीं। मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, आपको पता है इंडिया का इस वक्त कौन इंचार्ज है रहा का? आपको पता है अमेरिका का इस वक्त CIA का, FBI का इंचार्ज कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कौन है? इंग्लैंड का कौन है? लेकिन आपका, मेरा मकसद, मैं हैरान होता रहता हूं। फिर आप कहते हैं जी लोग बातें करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लोग आपको हाइब्रिड कहते हैं। साजिद साहब, पाकिस्तानियत पे मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो? मैं कहता हूं यार मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार, मैं दुखी ना हो तो और क्या करूं मुझे। और आज के नहीं है, मैं जितनी सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ता रहूं, शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन होता रहा सारी जिंदगी। 73 साल की 1947 से शुरू होगी थी ये गेम सारी, और उसमें मुझे अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। मेरा दुख इस बात का है कि उसमें रिलीफ नजर नहीं। मुझे रिलीफ जिस दिन नजर आई मैं शायद खुद चला जाऊं पाकिस्तान, मैं खुद जाके अपनी मादरे मिल्लत को सर्व करूं। लेकिन यह कि मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती। पाकिस्तान को खाया जा रहा है। और एक मजे की बात यह है कि खाने के लिए अलायंस बन चुका है, इत्तेहाद कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने। कि मुझे पता चला कि काफी अरसे से जो प्रेसिडेंट शी है उन्होंने खान साहब से बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर से। ना सिर्फ यहां से आपके जो बाइडन नाराज है, चाइना भी नाराज है। चाइना, अब अगले दिन मैं बल्कि एक पूरा विलाग इस पे करना चाहूंगा कि वो ग्वादर छोड़ के अब कराची चले गए। आपने कहा सर जी वो छोटी चीज पसंद रही तो बड़ी ले ले, बल्कि मैं तो कहूंगा पिंडी इस्लामाबाद भी दे दे, वहां पे रिजॉर्ट बना दे चाइना आके। नहीं सर, पिंडी नहीं, पिंडी बस एक का ही है, पिंडी किसी का नहीं हो सकता। और नहीं देखे ना चॉइस, लेकिन वो उनको किसी असेंबली से नहीं पूछा गया, किसी मेरा कौमी असेंबली की ये डिसरिस्पेक्ट है। उनसे कंसेंसस लेने चाहिए थे कि जी ग्वादर पहले दिया 40 साल के लिए, वो अब कराची भी मांग रहे हैं, दे या ना दे। लेकिन बस इस तरह मुल्क चलते। मुझे ये बताएं कि मिडिल ईस्ट तो पहले वो शहजादे चलाते हैं जिस तरह उनके बाप की प्रॉपर्टी है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी तो यही हो रहा है। किसी मेरी मादरे मिल्लत की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है, जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है, उसको वो मैनेज करता है, वो पाकिस्तान की पूरी GDP से 1.5 गुना है। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ IT एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकते हैं। कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते।
नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया की सिर्फ एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके जो कंपनी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसकी जो नेटवर्थ है। अब किसी कंट्री की नेटवर्थ से ज़्यादा किसी दूसरे कंट्री की एक कंपनी की नेटवर्थ होना मतलब एक अलग लेवल का प्राउड है, ठीक है। आप मतलब कंपेयर करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो कि भाई अदानी, अंबानी, उनकी अगर आप नेटवर्थ काउंट कर लो तो पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो कि तकरीबन जो LIC की जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 550 से लेकर 600 बिलियन है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी 250-300 या फिर मैक्सिमम $350 बिलियन से ज़्यादा नहीं है, जबकि LIC की $570 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर एक अकेली LIC जो है वो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। और ऐसा नहीं, कई सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर ऐसी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ IT एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हमें माशी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद हमें सामना है एक ऐसे एडवर्सरी का, एक ऐसे दुश्मन का जो कि साइज में, ताकत में, तादाद में हमसे कहीं गुना बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है, जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है, उसको वो मैनेज करता है, वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC का, वो पाकिस्तान की पूरी GDP से 1.5 गुना है। ये आंकड़े अभी आए हैं और ये भी पता लगा है कि इसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये है $463 बिलियन, 463 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की GDP जो है वो $280 बिलियन है, उससे 1.5 गुना। और इनफैक्ट ये जो पैसा है, ये जो LIC का एसेट बेस है, ये इंडिया की GDP का भी 18% बनता है। लेकिन इनफैक्ट अगर बात करें कि LIC का ये जो एसेट बेस है ये वर्ल्ड की कई इकोनॉमीज से ज़्यादा है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज़्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकता है। इंडिया एक्वायर कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है खुद को। क्या हम सर उस बिगड़ते हुए तवाजुन को बैलेंस में लाने की क्या उस पोजीशन में है? क्या हमारी कोशिश कामयाब होगी? ब्लॉक्स बन चुके हैं सर। चाइना हमारा एलाय है, हम चाइना के एलाय हैं। चाइना हमें अपने आप को वेपनाइज करने में मदद भी देता है। चाइना पे कोई आफत आती है या इंडिया को एडवेंचर करता है, विल वी बी obliged कि हम भी उसमें उसका हिस्सा बने सर? नहीं, नेवर। हम एलाइज हैं इन पॉलिटिकली हाउ वी कैन सपोर्ट ईच अदर। और ना कभी चाइना आएगा हमारी किसी मुश्किल वक्त में, ना सिचुएशन में आएगा, ना हमें इस तरह मजबूर किया जा सकता है कि हम उनके खिलाफ, और ना ही वो चाहेगा। क्योंकि देखिए सब लोग हर तरफ से अपने रास्ते बंद नहीं करते, उनको अपने रास्ते खुले रखने पड़ते हैं। इस वक्त कम से कम $100 अरब की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। $85 बिलियन पे उसका एक्सटर्नल डेट है, $85 बिलियन पे। और टोटल अगर आप कर्जा बोलें तो पाकिस्तान के ऊपर टोटल $283 बिलियन का कर्जा दिखता है सामने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल सारा मिला के। अगर LIC पाकिस्तान के पास होती तो ये अकेली पाकिस्तान का पूरा कर्जा पे कर सकती थी, साथ में पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दे सकती थी। पाकिस्तान का जो इस साल का बजट था वो $45 बिलियन था। पाकिस्तान $1 बिलियन और $3 बिलियन के लिए कहीं कहीं धक्के खा रहा है, सऊदी अरेबिया से मांग रहा है या वर्ल्ड बैंक के बाहर बैठा है। लेकिन LIC अकेली इस पूरे कर्जे को और पाकिस्तान की पूरी GDP को और पाकिस्तान के पूरे कर्जे को, के पूरे खर्चे को यानी कि बजट को, सबको समेट लिया जाए, तब भी LIC का एसेट बेस जो है, AUM एसेट एंड मैनेजमेंट है, वो उससे ज़्यादा बनता है। सिर्फ एक कंपनी इंडिया की, बाकी कंपनीज की बात ही नहीं करनी है, बाकी कंपनीज का बात बहुत दूर है। इनफैक्ट चाइना की भी कोई कंपनी इतने एसेट एंड मैनेजमेंट नहीं रखती है।
ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी और ज़्यादातर कंपनी बाहर की हैं। चाइना की भी कोई ऐसी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी हमें आज तक दिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी निगाहों में ना हो। इससे चाहता है अगर इंडिया से वो कश्मीर का राग ना गए, 370 का ना गए, तो वो $3 बिलियन तो LIC से ही ले सकता था। इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं थी, $3 बिलियन तो LIC ही दे देती उसको। तो यानी यहाँ पे इस किस्म की बाइंडिंग्स हो, इतनी जंगों की बातें तो की जाती हैं, जंगें लड़ना मुश्किल तरीन हो जाए कि चीन उससे अपसेट ना हो और पाकिस्तान को वो कहे कि S-400 आ गया। अब S-400 का सुन लीजिए, S-400 की तरह के बहुत सारे सुपीरियर सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा से इंडिया के पास रहे हैं। इंडिया का अगर पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में, तो हमेशा उनके ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में रहा है, क्योंकि उनके पास रूसी निज़ाम के जो सिस्टम्स आते थे वो बहुत हाईली कैपेबल सिस्टम्स थे। लिबरेशंस के या लिबरेशन आर्मी BLA के हैं या बाकी, वो रीऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, इनको TTP की सपोर्ट भी हासिल है, इसलिए ये इस मतलब पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि ये बड़े हमले कर सकें। नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर कांड होना शुरू हो चुके हैं और उनको अब TTP का भी सपोर्ट मिल रहा है। बलूचिस्तान और आप कह सकते हो कि BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, और TTP मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब वो दोनों यहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भले उनकी आइडियोलॉजी मिलती हो ना मिलती हो, लेकिन उनके दोनों के दुश्मन मिलते हैं और वो है पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये सारे कंट्रीज़ की सिचुएशन, ये पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ख़राब होने वाली आने वाले दिनों में कि बलूचिस्तान के अंदर नहीं जा पाएंगे, ना ही वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास जितना एरिया है वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर कई बार ऐसा हो चुका है कि जहाँ कहीं भी वो मतलब उनकी आर्मी का कोई व्हीकल जाता है तो सीधा उसको ID के माध्यम से या फिर किसी और चीज़ से यहाँ पर उनको उड़ा दिया जाता है। चाहे चाइनीज़ को इंजीनियर जा रहा हो और उसको बहुत सिक्योरिटी हो, फिर भी उस पर हमला किया जाता है, भले ही वो मरे ना, लेकिन हमला तो किया जाएगा, जिससे चाइनीज़ जो इंजीनियर है वो डेफिनेटली डरेगा कि भाई नहीं, अगर आप मुझे 10 गुना भी ज़्यादा सैलरी दे देंगे फिर भी मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि कांड होना शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बलूचिस्तान के बारे में एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, जो उसकी कमेटी बनी हुई है जो बलूचिस्तान के हवाले से काम करती है नेशनल असेंबली में। उन्होंने कहा है कि जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, जो लिबरेशंस के या लिबरेशन आर्मी BLA के हैं या बाकी, वो रीऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, उन्होंने दोबारा से ग्रुप बंदी की। और अगर आपको याद हो, आप मेरी जो रिसेंट पास्ट की 2-3 वीडियोस हैं उसमें मैंने ये बात की थी कि ये ग्रुप्स दोबारा आपस में मिल रहे हैं और इनको TTP की सपोर्ट भी हासिल है, इसलिए ये इस मतलब पोजीशन में नजर आ रहे हैं कि ये बड़े हमले कर सकें। और वो रिपोर्ट फाइनली इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो शेख रशीद साहब उसके मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी ये रिपोर्ट आ गई है कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। रवां साल के आगाज से अब तक ये ग्रुप्स तकरीबन 7 बड़े हमले कर चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 22 अफराद की जाने गई। यकीनन आपको याद होगा कि साल के बिल्कुल पहले हफ्ते में, यानी न्यू ईयर 2022 में, नोशकी और पंजगूर में 2 बड़े हमले FC कैंप यानी फ्रंटियर कंस्टेबलरी, जो फ्रंटियर कोर है सॉरी, उनके हेडक्वार्टर्स को, रीजनल हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया और उसमें अच्छा खासा बड़ा जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। और पंजगूर का जो हेडक्वार्टर था उसको क्लियरेंस करने में तकरीबन पाकिस्तान की फोर्सेस को 4 दिन लगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बड़े हमले हुए। ये जो हमले हुए, इसमें ये कहा जा रहा है कि 9 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जाने गई और 20 जो अलैहिदगी पसंद या टेररिस्ट जो थे वो मारे गए थे इसके जवाब में। ये वो चीजें हैं जिसके हवाले से बात तो बहुत हो रही है, लेकिन अमली इक़दामात मेरे ख्याल में वो थोड़े से कम है। और इस पे मैं कोशिश करता हूँ वक्तन फवक्तन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज करके, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और जब से इनके हमलों में तेज़ी आई है, इस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, इस रीजन को बेहतर समझते हैं, उनसे भी मेरी बात होती है और वो भी इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल ये ग्रुप जो है आपस में मिल चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ताकत है, जो पावर है, उसमें इजाफा हुआ है। और मैं बार बार ये बात दोहराता रहता हूँ
कि बीएलए को टीटीपी का सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजगूर और नूशकी जैसे हमले करने के वो काबिल हुए। पहले भी उन्होंने हमले किए और करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पहले हमले नहीं किए। और जो उनका मजीद ब्रिगेड है वो सिर्फ और सिर्फ सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार करता है, और वो फिदायीन के नाम से उन्होंने इसका नाम रखा है कि जो मजीद ब्रिगेड है उसका काम है ये वाले हमले करना। लेकिन जिस स्ट्रेंथ के साथ वो ये अटैक्स कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल, जब नोशकी और पंजगूर का हमला हुआ, आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देख सकते हैं, उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि ये जो तरीकाकार है, ये जो पावर नजर आ रही है इन अटैक्स के अंदर, ये सिर्फ बीएलए नहीं है। ये जो तरीकाकार है ये ज्यादातर टीटीपी और बाकी जो उनके ग्रुप जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उस पे मौजूद ग्रुप्स का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल सेम है, वो यही है। और अभी जाकर ये बात यकीनन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी इसको कोट किया, इसको मेंशन किया है कि हाँ बिल्कुल ये है। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये ग्रुप्स आपस में, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आपस में हाथ मिलाया है। बीएलए या फिर जो बलूचिस्तान के अंदर लड़ने वाले ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, और वो टीटीपी को कोई सपोर्ट दे भी नहीं सकते। लेकिन टीटीपी शायद इसीलिए भी सपोर्ट करती है कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जब वो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के अटैक्स करेंगे, उससे एक चीज होगी कि जो मोराल है आप उसको डाउन कर सकते हैं किसी हद तक। ये इस वजह से उनका जो उनके साथ हाथ मिलाना है उसका ये है सिर्फ फायदा। हालांकि टीटीपी को वो कोई सपोर्ट नहीं दे सकते। हाँ, ये चीज हो सकती है, हम ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा या कुछ इलाकों से वो लोग बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहां पे उनको कोई महफूज ठिकाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट या इस तरह की चीजें दी जा सकती है। या ये भी हो सकता है कि जो बलोच लिबरेशन के लोग हैं, जो बीएलए या इससे रिलेटेड और ग्रुप्स के लोग हैं, माइट भी पॉसिबल कि वो कोई माली इमदाद जो है वो टीटीपी की कर रहे हो। ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, क्योंकि बीएलए के पास फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा है, तो ये भी चीज हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बीएलए के लोग बलूचिस्तान में, आपको याद होगा असलम अच्छू इनके एक बड़े मशहूर किस्म के कमांडर थे जो कंदहार के हॉस्पिटल में उनको टारगेट करके बम ब्लास्ट में मारा गया था, और यकीनन उसके पीछे पाकिस्तान के फोर्सेस के लोग थे। पाकिस्तान आईएसआई का जो एक विंग है जो इस तरह की एक्टिविटीज करता है, तो वो लोग उसमें शामिल थे। यकीनन ये सब लोग बरमला इसका इजहार करते हैं। तो सिलसिला चल रहा है, बाकी इकदाम क्या हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वहाँ की आवाम अगर उन लोगों को सपोर्ट करती है तो फिर फौज के लिए ये वाली जंग लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि मैं ये कहूँगा ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इसकी मिसाल हमारे सामने है। कश्मीर में इंडियन फोर्सेस को जब सपोर्ट नहीं थी कश्मीरी लोगों की, तो उनके लिए उनको फौज के साथ नहीं थी इस पाकिस्तान के लोग, और उन्होंने साथ दिया वहाँ पे मुक्ति बाहिनी का, और उसका नुकसान हमें इस सूरत में उठाना पड़ा कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बना। उस तरह ना हुई, उस तरह होते हुए नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा यार इसको ना ऐसे करो कि तुम लोग डाल दो उस पर एक्सटर्नल एक्टर्स पे डाल दो। तो उन्होंने एक्सटर्नल एक्टर्स पे डाल दिया, तो जिसकी वजह से जैसे आप कहते हैं ना कि एक नई डिस्कशन शुरू हो गई, एक नई बहस शुरू हो गई कि ये एक्सटर्नली कौन है जो हमें थ्रेट कर रहा है। और आज आपको पता है ऑपोजिशन लीडर ने कहा है कि जनाब आप ये जो लेटर है पार्लियामेंट में लेके आए ना, हम पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करते हैं, हमें बताएं अगर आपको ये कोई वाकई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और अच्छा, अपने आप को वो भुट्टो से इक्वेट कर रहे थे कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, फांसी दे दी गई, मुझे भी कोई इस तरह कर दिया जाएगा। तो वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पिछले जब से अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की वो जैसे कहते हैं ना इनोसेंस शो कर रहे थे। मैं मासूम हूँ, मेरे से तो देखो मैंने तो काम ही किया है, मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा, मैं चोरों के साथ नहीं होऊंगा, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वजारतें नहीं दूंगा। और आज देखिए उन्होंने परवेज लाई को वजारत आला दे दी, यानी कि इमरान खान साहब के
पौने 200 मेंबर हैं पंजाब में और वजीर आला नहीं बना सकते, और थोड़े दिन पहले कह रहे थे मैं किसी को वजारत नहीं दूंगा, मैं वजारतों की सियासत नहीं करूंगा। और सो ये पावर पॉलिटिक्स है। पहले उन्होंने गेम की टू विन ओवर मासेस, आवाम को जीतो,